आइए, मुरैना के समीप जो यहाँ पर जिस 64 योगिनी मंदिर की बात आपसे कर रहा है, इस 64 योगिनी मंदिर में जो क्वेश्चन यहाँ से पेपर में है उसकी बात कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में 64 योगिनी मंदिर लगभग 3 64 योगिनी मंदिर हैं। ठीक है, मेरी जानकारी के अनुसार 3 हैं। ठीक, 3 हैं, जिनमें से 3 अलग अलग जिलों में हैं। 3 अलग अलग जिलों में हैं। एक तो मुरैना जनपद में है, जिसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। दूसरा जबलपुर जिले में है, मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में है, जो भेड़ाघाट के पास स्थित है, वो हो गया। और तीसरा एक खजुराहो के मंदिरों में है, खजुराहो के मंदिरों में है, यानी कि छतरपुर जिले में है, छतरपुर जिले में है। ठीक है, छतरपुर में कहाँ, खजुराहो में जो 64 योगिनी मंदिर है वो, ये मंदिर वृत्ताकार योजना पर नहीं है। ठीक है, भेड़ाघाट वाला वृत्ताकार योजना पर है और मुरैना जनपद वाला वृत्ताकार योजना में है। मुरैना जनपद वाला जो 64 योगिनी मंदिर है, इसका बाहरी भाग भी वृत्ताकार है और अंदर जो मंदिर बना है वो भी आपका वृत्ताकार ही है। ठीक, बाकी इसका बाहरी आवरण वृत्ताकार है और बीच में इसमें आयताकार मंदिर योजनाएं देखने को मिलती है। ठीक है, मंदिर योजनाएं देखने को मिलती हैं। अलग अलग जगहों पे अलग अलग जो योगिनियां हैं, यहाँ पर 81 हैं, वहां पर 64 हैं, कुछ में 48 हैं, है नहीं, कहीं कहीं दी गई, लेकिन उन मंदिरों को 64 योगिनी मंदिरों के नाम से ही मुख्य रूप से जाना जाता है। यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे कर रहा है वो मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जो मुरैना जनपद में जो 64 योगिनी मंदिर है उसकी बात कर रहा है। तो ये जो मंदिर है, यह मंदिर कच्छप घाट राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। ये तो पॉइंट आपका सही है, ये कल भी सही हो रहा था। जो जबलपुर वाला है वो कचुरी वंश के द्वारा निर्मित है और जो यहाँ वाला है ये कच्छप घाट राजाओं के द्वारा निर्मित 64 योगिनी मंदिर है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद एक प्रश्न जो दूसरा आपके साथ आ रहा है, एक प्रश्न जो अगला पॉइंट है, यह भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है, तो गलत है, और भी हैं। जबलपुर वाला भी वृत्ताकार योजना पर है, ये वाला भी वृत्ताकार है, और बाकी के जो 64 योगिनी मंदिर, जिनमें से 2 आपके यूपी में है, 3 मध्य प्रदेश में और 2 उड़ीसा में है नहीं, तो लगभग 3 2 2 4 4 3 7 और एक स्थान और मिलता है भदोह या इस तरह से नाम आता है, वहां पर भी 64 योगिनी मंदिर होने का जिक्र है, लेकिन उसके बारे में गूगल नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। फिलहाल हम मध्य प्रदेश के 3 64 योगिनी मंदिरों की चर्चा की जा रही है। एक तो मुरैना जनपद में है, मुरैना जनपद के मितावली गांव में, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट के भेड़ाघाट नामक स्थान पर, ठीक है, जो मंदिर है वो, और छतरपुर जिले में खजुराहो के जो मंदिर चंदेल राजाओं के समय में बनाए गए, वहां के मंदिरों के समूह में एक 64 योगिनी मंदिर है। तो 3 मंदिर मध्य प्रदेश में 64 योगिनी वाले मेरी जानकारी में अभी तक जानकारी में है। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो कच्छप घाट राजवंश के तहत यह मंदिर निर्मित किया गया, इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं है। कच्छप घाट वंश का राजा देवपाल नाम का एक राजा था। क्या नाम था? देवपाल। ये पाल वंश वाला देवपाल नहीं है, ये यहाँ पर देवपाल वाला एक राजा है जिसके शासनकाल में इस मंदिर का निर्माण हुआ। यह भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है, तो ये गलत है, और भी हैं जो वृत्ताकार योजना पर निर्मित हैं। दूसरा पॉइंट क्या आता है, उसके पश्चात इसका उद्देश्य क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था। इसके डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी कि यह भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो ये 2 पॉइंट फिलहाल आपके जो इसमें है राइट आंसर सही होते हैं। तो ऑप्शन आपका सी निकल के आता है। क्या निकल के आता है? सी। 1 और 4 जो भारतीय संसद भवन की बात कही जाती है, जो 64 योगिनी मंदिर है, जो आपको शायद ये जानकारी दी गई थी कि जबलपुर का जो भेड़ाघाट मंदिर है उसकी वृत्ताकार योजना से प्रभावित था, जबकि ऐसा नहीं है। जो यहाँ वाला था, यहाँ वाला मुरैना जनपद वाला, ये जो मंदिर 64 योगिनी मंदिर था, इस 64 योगिनी मंदिर की जो योजना थी वैसी ही भारतीय संसद भवन की योजना बनकर तैयार की गई थी, या तैयार कराई गई थी 1920 के लगभग में। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर निकलना था वो सी निकलना था, इसलिए आप इस सी वाले को सही करेंगे। ठीक है, यूपी में 2 64 योगिनी मंदिर हैं। एक तो दुधई नामक जगह पे, दुधई, ठीक है, और दूसरा आपका पड़ता है रिखियान, एक जगह है रिखियान,
ये बस्ती जिले में पड़ता है, बस्ती जिला, और ये आपका ललितपुर जिले में पड़ता है। दो आपके 64 योगिनी मंदिर उत्तर प्रदेश में है, दुधई नामक स्थान पे और रिखिया बोले या रिखियान नामक स्थान बोल लें। दो रिखियान नाम से दो स्थान है, एक उत्तराखंड में भी पड़ता है और एक आपके यूपी में बस्ती जिले में पड़ता है, और दुधई नामक स्थान ललितपुर जिले में है। उड़ीसा में भी दो 64 योगिनी मंदिरों की बात की गई है, और उड़ीसा में कहाँ, इसकी कंफर्म जानकारी फिलहाल तो भी नहीं, लेकिन धीरे धीरे आपको बता दिया जाएगा, तो ये ध्यान रखेंगे इतना। ये प्रश्न आपका कल वाला था जो आपका डाउट वाला हो गया था, है नहीं। आइए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 51 की तरफ। क्या कहती है 51 नंबर? जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? इनमें से एक कला शैली है, शायद ऑप्शन में आपके पास शिखर शैली, बेसर शैली, गांधार शैली, नागर शैली। शिखर कोई शैली नहीं थी, है नहीं। शिखर शैली का आप संबंध कलिंग शैली से जाकर के जोड़ सकते हैं। हालांकि भारत में मंदिर निर्माण की जो शैलियां हैं वो शिखरों के डिजाइन के आधार पर ही वो जानी जाती हैं। जैसे कौन सा मंदिर, अगर आपको ये जानना है कि नागर शैली का है तो उस मंदिर का शिखर आपको देखना होगा, ठीक। अगर आपको ये जानना हो कि कौन सा मंदिर द्रविड़ शैली का है तो आपको शिखर देखना होगा, ठीक है। तो शिखरों से ही, शिखरों की शैली को ही अलग अलग नामों से संबोधित कर लिया गया, या मंदिर में शिखर कैसा है उसकी डिजाइन या उसकी योजना को देख करके ही हम पता लगाते हैं कि मंदिर नगर शैली का है या द्रविड़ शैली का है या बेसर शैली का, बेसर स्टाइल का है। ये तो इंडियन आर्किटेक्चर की बात हो गई। और यहाँ पर जो प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का मिश्रण, ये क्वेश्चन जो आपका कुषाण काल से रिलेटेड है, और ये आपसे वहां की मूर्ति कला के विषय में क्वेश्चन किया जा रहा है। सीधा सा पॉइंट आपके पास है, भारतीय और ग्रीक या यूनानी शैली से मिश्रण। भारतीय कला इतिहास में जब यूनानी या ग्रीक शब्द का इस्तेमाल होता है, ठीक है, और जब कोई शैली का मिश्रण की बात आपसे करता है, तो एक ही क्वेश्चन आपके पूरी भारतीय इतिहास में है, कुषाण काल में जो मूर्तिकला की गांधार शैली थी, उस गांधार शैली में हम ग्रीक और यूनानी शैली का मिश्रण देखने को पाते हैं। सीधा पूरी भारतीय कला इतिहास में वो एक पहला एकमात्र ऐसा स्थान था कुषाण काल, जो भारत के पश्चिमोत्तर हिस्से में स्थित था। गांधार नामक कला केंद्र कुषाण राजाओं के समय जब गांधार कला का केंद्र बना, तो उस समय यूनानी या वहां का यूनान से या ग्रीक से हमारा आना जाना या संबंध ज्यादा रहा होगा, जिस वजह से वहां की मूर्ति कला की शैली, ये टेक्निक या कोई इफेक्ट हमें गांधार शैली में देखने को मिली। तो वो एकमात्र ऐसी शैली है जिसको हम गांधार शैली के नाम से संबोधित करते हैं, कि भारत की वो एकमात्र कला शैली जिस पर ग्रीक या यूनानी कला का मिश्रण है, तो वो गांधार शैली है, ठीक। एक तो पॉइंट ये हो। जो बात मैं आपको एक और बताने जा रहा था कि भारतीय स्थापत्य कला में मंदिर निर्माण, है नहीं, कि जो शैलियां हैं वो 3 हैं। इसी प्रकार से ग्रीक काल में आप जब जाएंगे या यूनान में जब आप चलते हैं, तो वहां पे भवन जो बनाए गए थे या जो मंदिर वहां पे बनाए जाते थे, ठीक है, वहां पर भी कौन सा, वहां पर भी भवन निर्माण या स्थापत्य की 3 शैलियां थी, डोरिक, कोरिंथियन और आयोनियन शैली, है नहीं। इनकी पहचान कौन सा भवन डोरिक शैली का है, कौन सा कोरिंथियन शैली का है, कौन सा आयोनियन शैली का है, तो उसकी भी पहचान उस स्थापत्य में बने स्तंभों से की जाती थी। आपके वहां जो मंदिर बनाए गए, भवनों की, भवन निर्माण की कोई शैली आपके पास नहीं थी, लेकिन भवन के रूप में जो मंदिर बनाए गए जहां पे देवताओं का वास होता था, उन मंदिरों के निर्माण की 3 शैलियां प्रचलित में थी, नागर, द्रविड़ और बेसर। इसी प्रकार से ग्रीक या यूनान में स्थापत्य या भवन निर्माण की 3 शैलियां थी, डोरिक, आयोनियन और कोरिंथियन शैली, है नहीं। तो वो वहां का टाइम पीरियड था, तो ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो पूछ रहा है कुषाण काल के दौरान जिस गांधार शैली का जन्म हुआ था, जो मूर्तिकला की एक शैली थी, उसमें ग्रीक और यूनानी कला का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर निकल के आता है वो निकल के आता है सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 52 नंबर, कनिष्क के शासन काल की सर्वश्रेष्ठ महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? घटना पूछ रहा है आपसे, कौन सी थी? बौद्ध धर्म का भारत से बाहर प्रसार, तो ये तो अशोक काल में, मौर्य काल में ही शुरू हो गया था। उसने अपने बेटी और बेटियों को देश के विभिन्न हिस्सों में, देश से बाहर बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजना शुरू कर दिया था। जैन धर्म का पुनः उदय हो चुका था, तो जैन धर्म भी लगभग समकालीन में ही था, है नहीं, चल रहा था, उदय नहीं हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीत थी। 2 घटनाएं हैं,
सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना क्या है? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना पता है आपको क्या है? बौद्ध धर्म, चौथी बौद्ध धर्म जो बौद्ध संगीत हुई थी, वो कुषाण शासन काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। वो एक घटना हुई थी, वो एक घटना घटी थी। घटनाएं कुछ समय के लिए होती हैं। और जो नीचे ऑप्शन आप देखोगे, गांधार शैली का विकास हुआ था, गांधार शैली का विकास हुआ था, तो वो कई सालों तक चली, तब जाकर के गांधार शैली का विकास हुआ। गांधार शैली का तब जाकर के विकास हुआ। घटना को एक क्षणिक चीज होती है, थोड़े समय के लिए होती, घट गई, कहानी खत्म हो गई। तो सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या थी? कुषाण काल की चतुर्थ बौद्ध संगीत का होना। जो 52 का राइट आंसर निकल के आता है सी, कि चतुर्थ बौद्ध संगीत का कुषाण काल में होना एक महत्वपूर्ण घटना थी। और इसी समय बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बट गया था, हीनयान और महायान। ठीक है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। दो घटनाएं थी, एक तो चतुर्थ बौद्ध संगीत का होना, और दूसरा चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म का दो शाखाओं में विभक्त होना, हीनयान शाखा और महायान शाखा। तो 52 का राइट आंसर क्या निकलता है? सी। ठीक कर लेंगे इसको हम लोग। प्रश्न संख्या देखते हैं 53। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के जो भवन थे या घर थे, जो मकान थे, है नी, ग्रह थे, है नी, तो ये ध्यान रखना, ईंट से, बांस से, पत्थर से और लकड़ी से, काहे से बनाए जाते थे? हम सब जानते हैं कि ईंटों से सिंधु घाटी सभ्यता में जो घर थे या भवन थे, है नी, जो इमारतें थी, वो पकी पकाई ईंटों से बनाई गई थी। ध्यान रखना, इस्तेमाल इनमें सबका होता था ऐसा नहीं है, सबके साक्ष्य मिलते हैं। जैसे लकड़ी के साक्ष्य आपको कालीबंगा से भी मिल जाते हैं। ठीक है, जो नालियां थी उनको बड़े बड़े पत्थरों से ढका गया था। तो पत्थर लकड़ी लगभग सबका इस्तेमाल हुआ था, लेकिन ईंटें बहुलता से वहां पे उपयोग की गई। ईंटें मुख्य थी भवनों या घरों को बनाने में, तो इसलिए ईंटें मुख्य पॉइंट हो जाता है कि ईंटों से घर बनाए गए थे। ठीक है, बांस वांस का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन बाकी चीजें आपको मिल जाती हैं। ठीक है, तो बांस को अगर लकड़ी के तौर पर देखें तो कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न संख्या 54 क्या कहती है? सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर, बंदरगाह, ठीक है, बंदरगाह कौन सा स्थान था? बंदरगाह का मतलब है डॉक यार्ड, है नी, बंदरगाह का मतलब क्या है? डॉक यार्ड। और डॉक यार्ड क्या होते हैं? ये समुद्र तटीय जो राज्य होते हैं, जो स्थान होते हैं समुद्र तटीय, ठीक है, जो राज्य होते हैं, या जहां पर समुद्रों में जो जहाज आते जाते हैं, जहां पे जहाज आके ठहरते हैं, रुकते हैं, जहां पर जहाजों, जो समुद्र में चलने पानी में वाले जो जहाज होते हैं, उन जहाजों को ठहरने या रोकने के लिए जो एक निश्चित स्थान बना दिया जाता है, निश्चित जो स्थान होता है उसको बंदरगाह या पत्तन नगर कहते हैं। इस प्रकार के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिलते हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आप जानते हैं, लोथल। ऐसा राव ने, ठीक है, लोथल नामक स्थान से बंदरगाह की खोज की। कि ऐसा प्रतीत होता था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का मेसोपोटामिया, मिस्र और इन सब फारस आदि की सभ्यताओं से जब इनका व्यापार होता था, तो जाहिर सी बात है पानी के द्वारा जहाजों के माध्यम से ही होता होगा। तो जहाजों के रुकने और ठहरने की व्यवस्था लोथल में हमें देखने को मिलती है। जो वहां पे साक्ष्य मिलते हैं, है नी, तो वो वहां से देखने को मिल जाते हैं। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता का एक पत्तन नगर या बंदरगाह स्थल कौन सा था, या कहां से बंदरगाह या इसके साक्ष्य मिलते हैं, तो लोथल से मिलते हैं। ठीक है, ये ध्यान कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? आप भी जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र का आकार था, राइट आंसर तो आप निकाल लेंगे, क्या होगा? त्रिभुजाकार होगा। ठीक है, कैसे होगा? जब हम भारतीय मैप में चलते हैं, जब हम इंडियन मैप को देखते हैं, है नहीं, तो पूरा नहीं हमको जानना है, हमको सिर्फ और सिर्फ अपने काम भर का जानना है। ठीक है, अपने काम भर का। ये पाकिस्तान का एरिया है, हम पाक कह सकते हैं। ये अफगानिस्तान का एरिया है। ये आपका भारत हो गया, जम्मू। इधर यूपी ले आइए, इधर दायमाबाद ले आइए, और यहाँ पर सुदगांगे डोर। ठीक है, इसको ऐसे मिला दीजिए, ऐसे करके, तो आपको लग रहा होगा कि चतुर्भुजाकार है, लेकिन इसको हम सिंपल वे में लेते हैं, ऐसे करके ऐसे, ऐसे करके ऐसे। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? त्रिभुजाकार हो जाएगा। इसको बहुत मायने नहीं रखेंगे, लेकिन जब आपसे ये पूछा जाता है कि उत्तरी छोर क्या होगा, पूर्वी छोर क्या होगा, दक्षिणी छोर क्या होगा और पश्चिमी छोर क्या होगा, तो जब चार दिशाएं आपके पास हैं, चार दिशाएं, है नहीं, तो चतुर्भुज योजना होनी चाहिए।
ठीक है, लेकिन वो ऐसा है नहीं, इसको आप ऐसे मान के चलते हैं कि ये ऐसे रहा होगा। ठीक है, तो सुतगांगे टोर जो दास्क नदी बलूचिस्तान प्रांत के तहत दास्क नदी के किनारे स्थित एक स्थल था, इसको सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी छोर माना जाता है, यानी कि उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के कोई अवशेष या साक्ष्य में देखने को नहीं मिलते हैं। इधर उत्तर प्रदेश का जो जो पूर्वी छोर बोलते हैं, जिसको हम आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर नामक जो स्थल है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी छोर है, यानी कि इसके पश्चात सिंधु घाटी सभ्यता के कोई भी प्रमाण हमें देखने को नहीं मिलते हैं। जम्मू में अखनूर नामक एक स्थल है, अखनूर जिले में मांडा नामक जो स्थल है, उसके पश्चात फिर सिंधु घाटी सभ्यता के कोई साक्ष्य नहीं मिले, तो वो उत्तरी छोर कह दिया गया। इधर महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले में दायमाबाद नामक जो स्थान स्थित है, वो सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिण स्थान माना जाता है, दक्षिणी छोर माना जाता है, क्योंकि दायमाबाद क्षेत्र के बाद या उसके बाहर इधर उधर कहीं पर भी सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, तो वो उसका दक्षिणी छोर कह दिया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। इधर आपका मांडा हो जाएगा, ये सबसे उत्तरी छोर हो जाएगा, आलमगिरीपुर हो जाएगा, और इधर दायमाबाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दायमाबाद हो जाएगा, सुतकांगे डोर हो जाएगा, सुतकांगे डोर। ठीक है, तो ये पश्चिमी छोर है। तो त्रिभुजाकार आकार में सिंधु घाटी सभ्यता का आकार विस्तार है, ये ध्यान कर लेना। 1299,660 कह सकते हैं, 13 लाख वर्ग किलोमीटर भी आप कह सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो कंफर्म है वो 1299,660 वर्ग किलोमीटर आपको ध्यान रखना है। अगर ये विकल्प में है तो ये लगा लीजिए, नहीं तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर आपको एक फ्लो वाला जो आंकड़ा है वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर आपको विकल्प में भी दे सकता है। ऐसे कोई भी विकल्प पेपर में एग्जामिनर नहीं चाहता है कि आपको दिया जाए, लेकिन एग्जामिनर की भी गलती नहीं होती है, क्योंकि जब ढेर सारी पुस्तकें वो पढ़ेगा तो कहीं ना कहीं उसके मन में डाउट होगा कि कौन सा सही कराएं, है नहीं। तो वो ऑप्शन कभी कभी पेपरों में ऐसे मिल जाते हैं जिसके 2-2 या 3-3 आंसर निकल रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 56 नंबर है। सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार पाया गया। वृहद स्नानागार का मतलब ग्रेट बाथ। वृहद स्नानागार का मतलब है ग्रेट बाथ, मतलब तो नहाने की एक जगह थी, ग्रेट बाथ, है नहीं। आप उसकी जो माप याद रखते हैं, ठीक है, वो 39-23-8 याद रखते हैं, 39-23-8। ठीक है, एक पूरी की पूरी इमारत थी। इस पूरी की पूरी इमारत में कई सारी व्यवस्थाएं थी, आने जाने का रास्ता था, और इसके मध्य में एक जलकुंड था। इस जलकुंड की माप आपको पता है, और इसी को स्नानागार नाम दिया गया, जिसकी वजह से इस पूरी बिल्डिंग को स्नानागार के नाम से संबोधित कर दिया जाता है। क्वेश्चन आपके पेपर में सिर्फ यहीं तक पूछा जाता है, यहाँ तक कि स्नानागार, है नहीं। तो ध्यान रखना, 39-23-8 फीट में है, इसकी माप क्या है, 39-23-8 फीट में है, और ये मोहनजोदड़ो नामक स्थल से इस प्रकार की वास्तु योजना हमें देखने को मिलती है। इस प्रकार की वास्तु योजना हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट प्रश्न क्या आएगा? मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है नहीं। यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की एक मोहर है, और वो सबसे चर्चित मोहर कौन सी है, मुद्रा कौन सी है, मोहर बोल दें या मुद्रा बोल दें या सील बोल दें, वहां पर तो सील का जिक्र होता है, SEAL। पशुपति शिव की मोहर, उस मोहर की बात की जाती है। तो उस मोहर में जो बीच में देवता बना हुआ है, जो बीच में देवता बना हुआ है, पालथी मारे जो बैठा हुआ है इस मोहर में, तो ये इसकी तुलना किस भारतीय देवता के साथ की गई है? तो आप जानते हैं भगवान शिव के साथ उनकी तुलना की जाती है, या समतुल्य उनके समान माना जाता है नहीं। तो पशुपति शिव की मोहर, इसीलिए उसको पशुपति शिव के नाम से संबोधित कर लेते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना पॉइंट। उसी मोहर के नाम में ही उत्तर छुपा है, पशुपति शिव, यानी कि भगवान शिव के समतुल्य चित्रांकन देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, आइए। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ? यहाँ पर जो मोहरें मिली हैं, है नहीं, उन मोहरों में इनमें से किसका अंकन हमें देखने को मिलता है? तो एक बात हमेशा गांठ बांध लीजिए, ठीक है, गांठ बांध लीजिए कि दो पशु, घोड़ा और गाय, ये दो पशु आपको सिंधु घाटी सभ्यता में नाम मात्र मिलेंगे, मोहरों पर तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है,
मोहरों पर, गाय के तो एकदम साक्ष्य के लिए इतिहासकार मानने के तैयार ही नहीं है। लेकिन बात वही है, गाय नहीं थी तो बैल कहाँ से आया, बैल नहीं है नहीं तो वो जो एक तर्क है अंडा या मुर्गी वाला, वैसा ही तर्क कुछ यहाँ भी देखने को मिलता है। तो इतिहासकारों ने गाय के साक्ष्य मिलने से यहाँ पर इनकार कर दिए हैं। एक तो पॉइंट ये हो गया। घोड़े नामक पशु से वो परिचित थे, लेकिन उनके दैनिक जीवन में या उनके आसपास या उन्होंने इस घोड़े से ज्यादा कुछ खास रुचि या इस घोड़े के उनके पास होने के साक्ष्य में देखने को नहीं मिलते। एक मूवी आपने जरूर देखी होगी मोहनजोदाड़ो नाम से, ऋतिक रोशन सर की, उसमें घोड़े को दिखाया गया है, लेकिन वहां पर भी केवल वो थोड़ी सी झलक घोड़ों को आपको देखने को मिलती है जो कि रियल है। घोड़े के प्रमाण या घोड़े के साक्ष्य होने की बात सिंधु घाटी सभ्यता में है। कहीं से जबड़ा मिला, कहीं से घोड़े की हड्डी मिली, कहीं से कुछ मिला, ऐसी चर्चा की गई, ठीक है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े नामक जानवर को अपनी दैनिक जीवन में या अपने रोजमर्रा की चीजों में उसका उपयोग वो नहीं कर रहे थे, वो केवल इस प्रकार के जानवर से परिचित थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जिस पशु का हमें मोहरों पर अंकन नहीं मिलता, तो दो पशु आएंगे, उसमें घोड़ा और गाय, दो का अंकन आप नहीं पाएंगे, ये ध्यान कर लेना। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? नहीं, इसमें कह रहा है कि सिंधु स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन किया गया है। सर्वाधिक किस पशु का अंकन है, ये प्रश्न कह रहा है। ये नहीं कह रहा कि किसका नहीं हुआ है, ये कह रहा है कि किसका है तो किसका है। आप भी जानते हैं बैल का अंकन सबसे ज्यादा है, एक संगी बैल, कुकुटमान युक्त बैल, है नहीं, बैल का अंकन ज्यादा किया गया है। तो राइट आंसर क्या निकलता है? सी। हम उस पर चले गए थे कि नहीं हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 59 नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध है? अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। काम तो इसमें सारे हैं और सभी का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से। भाई उद्योग भी था वहां पे, सीप उद्योग या इस तरह से, है नी, मनके वनके बनाने के जो कारखाने लगे हुए थे, तो उद्योग भी था, खेती भी की जा रही थी। लेकिन इन चारों में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछे और इस तरह से ऑप्शन दिए गए हों, अगर सभी वाला ऑप्शन उसमें नहीं है तब, अगर सभी वाला ऑप्शन नहीं है और इस तरह के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, सिंधु घाटी सभ्यता अपनी नगर नियोजन व्यवस्था या अपनी टाउन प्लानिंग के लिए जानी जाती है। शहरी व्यवस्था के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, अपनी शहरी व्यवस्था के लिए, यह ध्यान रखेंगे हम। 60 नंबर प्रश्न क्या कहता है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपत शिव या आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? किन किन जानवरों का अंकन इसमें हुआ है, इस बात की ओर वो लेकर के हमको चल रहा है। तो व्याघ्र एवं हाथी, गैंडा एवं भैंसा, हिरण या इनमें से सभी। ठीक है, व्याघ्र, हाथी, ठीक है, गैंडा व भैंसा, ठीक, ध्यान रखना। व्याघ्र मतलब वही बाघ से बात आपसे कर रहा है, बाघ और हाथी, गैंडा और भैंसा, हिरण और इनमें से सभी। ठीक है, तो मुझे लगता है इनमें से सभी हमें वहां पे अंकन देखने को मिलता है। ठीक है, तो इनमें से सभी वाला ठीक करेंगे। किसका अंकन हुआ है, किन किन जानवरों का? तो सभी का अंकन हुआ है, क्योंकि इधर उधर तो आपके जानवर हैं, इधर उधर, और नीचे कहीं ना कहीं, सॉरी, नीचे इसमें हिरणों का अंकन भी दिखाया गया है। ठीक है, तो इनमें से सभी का अंकन आपको देखने को मिलता है। आगे आइए, 61 नंबर देखते हैं कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त की गई। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि डांसिंग गर्ल, क्या कह रहा है? डांसिंग गर्ल वाली बात आपसे यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, डांसिंग गर्ल, डांसिंग गर्ल, ठीक, इसकी बात आपसे कर रहा है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसकी ऊंचाई 10.5 सेंटीमीटर है। एक नृत्यांगना की प्रतिमा कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो से। प्रश्न आपको आसान लग रहे होंगे, लेकिन जब ये प्रश्न आपको पेपर में मिलता हो या मिला हो कहीं, या जब आप कोई पेपर हल कर रहे हो, तब जैसे ही ये प्रश्न सुने तो आपके मन में ये राउंड फिगर आ जाना चाहिए कि इस मूर्ति के बारे में हम क्या क्या जानते हैं। आंसर तो आपका निकल जाएगा, सीधी सी बात है, लेकिन उसके साथ में उस मूर्ति के विषय में जितने भी पॉइंट आपके अच्छे अच्छे, कहाँ रखी है, कितनी ऊंचाई है, किस माध्यम में है, किस धातु में प्रयोग की गई है नहीं, किस धातु को
किस धातु से वो बनाई गई है और किस टेक्निक में है। तो ये जो 4-5 पॉइंट हैं आपके दिमाग में आ जाने चाहिए। पहली बात तो सीधे छवि आ जानी चाहिए, जब कोई मूर्ति या प्रतिमा की बात करें सीधे आपके माइंड में वो छवि आ जानी चाहिए, ताकि अगर और कोई प्रश्न है तो उसमें निकल आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 62 नंबर है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति मिली है? पुजारी की प्रतिमा, द प्रीस्ट किंग, है नी भाई, दाढ़ी मूछे एकदम कटी और फीते से बाल पीछे खींच के बंधे हुए, नजर एकदम नाक पे, है नहीं। तो वो जो प्रतिमा है त्रिफुलिया अलंकरण वाली प्रतिमा आप कह सकते हैं। त्रिफुलिया अलंकरण वाली प्रतिमा, पुजारी की प्रतिमा, योगी की प्रतिमा, द प्रीस्ट किंग कह सकते हैं, नहीं, योगी की प्रतिमा, दाढ़ी वाले पुरुष की प्रतिमा, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये प्रतिमा आपको कहाँ से मिलती है? मोहनजोदड़ो से मिलती है। मोहनजोदड़ो की 2 मूर्तियां सबसे फेमस में है, चर्चा में है। एक तो पुजारी वाली जो इसकी बात कर रहा है, और दूसरी आपकी नृत्यांगना वाली। तो 2 मूर्तियां यहाँ की इंपॉर्टेंट हैं, 2 मूर्तियां आपकी हड़प्पा की इंपॉर्टेंट हैं। मोहनजोदड़ो की एक और इंपॉर्टेंट है, माता देवी वाली। तो 3 प्रतिमाएं उसकी इंपॉर्टेंट हैं, 2 हड़प्पा की, मेल टोरोसो और फीमेल डांसर, ठीक है। वहां पर जो है मेल डांसर, मेल टोरोसो और मेल डांसर, पुरुष नर्तक धर और पुरुष धर, 2 मूर्तियां वहां, 3 मूर्तियां मोहनजोदड़ो में। तो ये याद कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, आगे आइए। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाई चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी के सदस्य है? ये क्वेश्चन आपसे कर रहा है नी। इसका अंकन एक जार पे मिलता है, एक बर्तन पर मिलता है। इस कहानी या इस घटना का अंकन जो पंचतंत्र की कहानी से उसको जोड़ करके देखा जाता है। विष्णु शर्मा की जो पंचतंत्र लिखी हुई थी उसमें इस प्रकार की कहानी की चर्चा है, जिसका अंकन हमें बहुत पहले कहीं ना कहीं किस स्थल से वो चीज मिली जिसपे हमें इस कहानी का अंकन बहुत पहले देखने को मिल गया था। तो वो कौन सा स्थल है? तो लोथल। क्या सही करेंगे हम लोग? लोथल से इस प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं, जहां पर लोमड़ी जो पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी के चित्रांकन वाला जो साक्ष्य है वो हमें लोथल से मिलता है। आगे आइए। मंदिर निर्माण की कला का जन्म सर्वप्रथम कहाँ हुआ? इसकी चर्चा तो ऊपर से करते आ रहे हैं। तो मंदिर निर्माण की कला का सर्वप्रथम, ठीक है, जन्म कहाँ हुआ? तो आप जानते हैं गुप्त काल में सबसे पहले मंदिर बनाए गए मध्य प्रदेश का, एमपी का या मध्य प्रदेश का सांची का मंदिर संख्या 17, सांची का मंदिर संख्या 17, ठीक, ये ध्यान कर लेना। जो मध्य प्रदेश राज्य के सतना जिले में स्थित है, सांची का मंदिर संख्या 17 जो है गुप्त काल का प्रथम मंदिर माना जाता है। जब गुप्त काल का प्रथम मंदिर होगा तो मंदिर निर्माण की परंपरा भी यहीं से शुरू। हालांकि किताबों में चीजें बहुत सारी दी गई हैं कि मौर्य काल से ही सांची में मंदिर संख्या 10 या इस तरह से जो बात कही जाती है कि मौर्य काल का है, लेकिन मंदिर नहीं, मंदिर का मामला सीधे सीधे गुप्त काल से जोड़ करके देखा जाता है। तो राइट आंसर क्या निकलता है? गुप्त काल। प्रश्न संख्या क्या है? 65। चीनी यात्री हुएनसांग किसके शासन काल में भारत आया था? एक था फाहियान और एक था हुएनसांग। हुएनसांग की बात आपसे कर रहा है, जो 629 या 629 एडी के आसपास आया था। कहां पर आया था, किसके समय में? तो कन्नौज और उसके आसपास का जो क्षेत्र था, जिस एक वंश था पुष्यमित्र सुंग करके, सॉरी, एक वंश था वर्धन, सुंग नहीं, वर्धन वंश था। उस वर्धन वंश का एक शासक हुआ हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री हुएनसांग भारत आया था। किस उद्देश्य से? तो बौद्ध शिक्षा, बौद्ध धर्म के बारे में जानने के उद्देश्य से। ठीक, एक तो पॉइंट आपका वो वहां से निकल जाता है। 629 एडी के आसपास आया, ठीक, ये ध्यान कर लेना इतना। आगे आइए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो 1339 या 1340 ईस्वी के आसपास में, 1339 या 1340 ईस्वी के आसपास में होयसल वंश के अंतिम शासक, होयसल वंश का अंतिम शासक बल्लाल तृतीय के सेनापति 2 थे, हरिहर राय और बुक्का राय। 2 सेनापति थे जिन्होंने 1339 या 40 या हम 14वीं सदी भी कह सकते हैं कि 14वीं सदी में इन 2 शासकों ने होयसल वंश के समाप्त होने के पश्चात बल्लाल तृतीय के जो सेनापति थे, है नी, सेनापति हरिहर और बुक्का, 2 भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। तो ऑप्शन आपके पास होगा हरिहर और बुक्का। तो ऑप्शन आपके पास क्या निकल के आया? हरिहर और बुक्का, ठीक है, ये ध्यान कर लेना।
और कृष्णदेव राय जो नाम आपको दिया जा रहा है यहाँ पे, इस वंश का सबसे प्रतापी और श्रेष्ठ राजा था, ये ध्यान कर लेना। रामानंद और शंकराचार्य तो ये आपके संत हुए थे, इनका किसी वंश या उससे कोई मतलब आपका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 67 आता है कि भारत का एकमात्र मंदिर कौन सा है जहां राम को भगवान के रूप में नहीं बल्कि राजा के रूप में पूजा जाता है। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश में ओरछा, मध्य प्रदेश ओरछा स्टेट में कहा जाता है कि वहां ओरछा की जो रानी थी वो अयोध्या आई थी और अयोध्या से भगवान राम की बाल प्रतिमा को लेकर के वो गई थी, और उनके नाम से जो मंदिर बनाया जा रहा था, उस मंदिर जो मंदिर बनाया जा रहा जो बनना था है नी, और जो बनना था तो वो बन रहा था, या कुछ ऐसी कहानी सुनने को मिलती है कि ओरछा स्टेट की रानी थी, वो एक बार अयोध्या गई, वहां से उन्होंने प्रभु राम की बाल्यकाल या बाल्य प्रतिमा को लेकर के अपने स्टेट वापस आई, ले तो मंदिर तो कंप्लीट नहीं हुआ था या बनना था, या कुछ ऐसी कहानी देखने को मिलती है। और वो मूर्ति वो वहां से लेकर के आई और रखी अपने भवन में या आसपास कहीं रखी होंगी, फिर दोबारा वो मूर्ति वहां से उठी नहीं, ऐसी कहानी सुनने को मिलती है। या गूगल पे आप जब डालेंगे राम राजा मंदिर, जब आप गूगल पे डालेंगे तो आपको ऐसी घटना देखने को मिलेगी या उसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है राम राजा मंदिर है, ओरछा स्टेट मध्य प्रदेश में, ओरछा में। तो वहां पर जो भगवान राम से संबंधित बाल प्रतिमा को रानी लेकर के आई थी, वो मूर्ति वहीं जब रखी तो दोबारा वहां से उठी नहीं, और वहीं उसी को उसको मंदिर वहीं पे राम राजा है नी, राम के नाम से नहीं, राजा के नाम से पूजा जाता है उनको, राम राजा के नाम से वहां पर भगवान श्री राम को पूजा जाता है। तो ये ओरछा में एक है, ठीक है, मंदिर है जहां पर ये बात आपसे कही जा रही, ध्यान कर लेना। प्रश्न संख्या 68 कहती कि एलिफेंटा की कुल कितनी गुफाएं थी। शायद यह प्रश्न मुझे लगता है रिपीट नहीं हुआ। ऊपर हम लोग एलिफेंटा की कल वाले वीडियो में हम लोगों ने एलिफेंटा के बारे में बहुत सारी बात की थी, इस वजह से वो बार बार याद आ रहा है। एलिफेंटा, हाँ, एलिफेंटा की कुल कितनी गुफाएं हैं। मैंने आपको दो चीजें बताई हैं, 5 होगा तो 5 चुनिए, नहीं तो 7 चुनिए। ठीक है, 5 है तो 5 चुनिए, नहीं तो 7 चुनिए। 5 आपके पास यहाँ विकल्प में है नहीं, पहली बात तो दोनों ऑप्शन एग्जामिनर खुद ही नहीं देगा। ठीक है, कहा जाता है कि एलिफेंटा की जो वहां पर पहाड़ी है, पहाड़ी जो धारापुरी टापू था, उस टापू पे पहाड़ी है, और पहाड़ी पर कुल 7 गुफाएं हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, 7 गुफाएं हैं, लेकिन 5 आपकी शैव धर्म से संबंधित है और 2 आपकी बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तो चूंकि एलिफेंटा शैव धर्म की गुफाओं के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है, तो इसलिए किताबों में, कुछ किताबों में 5 की संख्या दी जाती है कि एलिफेंटा में 5 गुफाएं, एलिफेंटा में शैव धर्म की 5 गुफाएं हैं। केवल शैव धर्म से संबंधित चर्चा कर दी जाती है, बाकी की चर्चा नहीं की जाती है। तो एलिफेंटा जो स्थान है धारापुरी टापू, वहां की पहाड़ियों में 7 गुफाएं, 2 बौद्ध धर्म की और 5 शैव धर्म की। तो टोटल वैसे 7 होनी चाहिए, लेकिन एलिफेंटा मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित गुफाएं हैं, इसलिए 5 की चर्चा की जाती है। तो दोनों ऑप्शन नहीं होने चाहिए। ठीक है, दोनों ऑप्शन आपके पास नहीं होंगे पेपर में, एग्जामिनर को देना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो दोनों आप ध्यान रखना, 5 और 7 जो भी ऑप्शन में होगा आप अपने अकॉर्डिंग वहां पे अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे। महाबलीपुरम में कुल कितने मंदिर हैं। तो महाबलीपुरम में आप जानते हैं कुल 7 मंदिरों की बात की जाती है। जो सप्तरथ मंदिरों की बात की जाती है वो कुल 7 मंदिरों की बात की जाती है। ठीक है, ऐसे संख्या कहीं ज्यादा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है वो सप्तरथ मंदिरों को ध्यान में रख करके आपसे पूछा जा रहा है, ये ध्यान कर लेना। तो क्या ठीक करेंगे, 7 ठीक करेंगे। प्रश्न संख्या है 70, इनमें से कौन सा वाक्य सही है। वृहदेश्वर मंदिर के लिए पूछा जा रहा है आपसे कि वृहदेश्वर मंदिर 500 फुट लंबा है, 250 फुट चौड़ा है और 200 फीट ऊंचा है। तो इसमें इसकी लंबाई चौड़ाई की बात कही जा रही है, तो इसमें सभी सही हैं। 500 फुट लंबा है, 250 फुट चौड़ा है और 200 फीट हाइट है मंदिर की। ठीक है, जमीन से लेकर के जो विमान और शिखर उस मंदिर में है, आमलक तक, खरबूजिया आकार का जो आमलक उसके ऊपर बनाया गया है, वो पूरी की पूरी हाइट 200 फीट बताई जाती है। ठीक है, ये ध्यान कर लेना, इसमें सभी सही हैं। 71 में देखते हैं वृहदेश्वर मंदिर, खाली स्थान भरना है। वृहदेश्वर मंदिर ईरानी शैली का स्थापत्य है, तो ईरानी का भैया कोई मतलब नहीं था उस समय पे, है नहीं। गांधार का है, नहीं है।
तो काहे का है, उत्तर भारतीय भी नहीं है, ये द्रविड़ शैली का स्थापत्य है। द्रविड़ शैली, ये ध्यान कर लेना, द्रविड़ शैली की स्थापत्य कला का नमूना हमें देखने को मिलता है कौन सा, बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है, ये ध्यान कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है, चोल राजाओं के समय में निर्मित किया गया, द्रविड़ शैली का सबसे श्रेष्ठ मंदिर माना जाता है। राज प्रथम इसके निर्माता है, राज प्रथम इसके निर्माता है, ये बात इतनी आप ध्यान रखेंगे। आइए, भगवान शिव को समर्पित है, ग्रेनाइट पूरा का पूरा ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट पत्थर से बनाया गया है। इसमें जो नंदी की मूर्ति है वो काले पत्थर में बनाई गई है, बाकी पूरा का पूरा मंदिर और प्रांगण जो कुछ है सब ग्रेनाइट पत्थर में है। केवल नंदी की प्रतिमा को काले पत्थर से बनाया गया है, जो कि ग्रेनाइट नहीं है। विजयनगर की राजधानी क्या थी, तो विजयनगर की राजधानी हम्पी थी, हम्पी है नहीं, ध्यान कर लेना, विजयनगर की राजधानी क्या थी, हम्पी थी। तंजाउर कोई है नहीं, तंजाउर है, तंजाउर चोल राजाओं की राजधानी थी। बृहदेश्वर मंदिर जहां पर बनाया गया है, बेल्लारी, आप इसको प्रागैतिहासिक काल में पढ़ते हैं, एक प्रागैतिहासिक चित्रों की दृष्टि से बेल्लारी, बेल्लारी प्रागैतिहासिक काल के तहत आप पढ़ते हैं कर्नाटक में। ठीक है, बेल्लारी एक जिला है, वहां पे प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला के नमूने आपको देखने को मिलते हैं। ये स्थान अपने प्रतीकात्मक चित्रों के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है, और यहाँ से 6 कोणों वाला षटकोण सितारा ऐसा कह सकते हैं, इस प्रकार का प्रतीकात्मक चित्र आपको मिलता है, जो कि उसके लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न आते हैं 73 पे, परशुरामेश्वर मंदिर कहाँ है, तो परशुरामेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में है। उड़ीसा के मंदिरों में सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है परशुरामेश्वर मंदिर। ठीक है, ये ध्यान कर लेना, परशुरामेश्वर मंदिर भुवनेश्वर जिले में है, उड़ीसा राज्य में है। और परशुरामेश्वर मंदिर कलिंग शैली या गंग या केसरी वंश के जो मंदिर बनाए गए, इन मंदिरों में सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा माना जाता है, परशुरामेश्वर मंदिर। टाइम पीरियड पे इसके जाएंगे तो आपको अलग मिलेगा, गंग और केसरी का टाइम पीरियड आपको अलग बताया जाता है। गंग और केसरी राजाओं की शाखाएं ही थी, जहाँ पे ये मंदिर 8वीं सदी का है, और जबकि गंग और केसरी का समय आपको 11वीं और 13वीं सदी लिखवाया जाता है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा अपना ध्यान कर लेना, वो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 74, इनमें से किस राज्य में कैलाश मंदिर है, उड़ीसा में है, कर्नाटक में है, केरल में है, तमिलनाडु में है। ठीक है, ये जब आपसे कैलाश मंदिर की बात कहे तो 2 राज्यों में है कैलाश मंदिर, 2 राज्यों के फेमस हैं, सॉरी, दो मंदिर कैलाश मंदिर हैं। ठीक है, 2 राज्यों में है, एक कैलाश मंदिर एलोरा का महाराष्ट्र में आपसे पूछा जाता है। जब भी कैलाश मंदिर की बात की जाएगी तो 2 मंदिर आपके दिमाग में आने चाहिए, एलोरा का कैलाश मंदिर और दूसरा तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में स्थित कैलाश मंदिर। तो 2 हैं, तो महाराष्ट्र तो आपके पास है नहीं, तो तमिलनाडु आपके पास ऑप्शन में है। तो तमिलनाडु के कांची जिले में जो कैलाश मंदिर है नहीं, तो कांची का कैलाश मंदिर जो कि तमिलनाडु राज्य में है, तो वो वहां पर स्थित है। तो राज्य पूछा है तो आप राज्य लगा दीजिए। आगे आइए, असत्य जोड़ा पहचानिए। कैलाश मंदिर कांची में है, ये तो ठीक है। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में है, ये भी ठीक है। विरूपाक्ष मंदिर, ये तिरुपाक्ष लिख गए, विरूपाक्ष मंदिर है पलक्कल में है। परशुरामेश्वर मंदिर, अभी इसकी बात आपसे की गई थी, ये गलत है, तो इसमें असत्य जोड़ा क्या है, डी वाला। ये कहाँ है, भुवनेश्वर में है, अभी ऊपर हमने बात की है, तो ये क्या है आपका गलत है जोड़ा, बाकी जोड़े आपके ठीक है। आगे आइए, इनमें से एक एकात्मक तकनीक का उदाहरण नहीं है। इनमें जो 4 ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, कौन सा है जो एकात्मक यानी कि शिला या चट्टान को तराश करके नहीं बनाया गया है, वही तो कह रहा है, तकनीक का उदाहरण नहीं है। कौन सा इनमें से एक ऐसी चीज है जो शिला या चट्टान को तराश करके नहीं बनाया गया है। ठीक है, तो एलोरा का कैलाश मंदिर पूरी की पूरी चट्टान को तराश दिया गया और उसको मंदिर, उस चट्टान को मंदिर का रूप दे दिया गया। धौली का हाथी चट्टान, उड़ीसा में धौली नामक स्थान पे मौर्यकालीन एक शिला को इस प्रकार से काटा गया है, आधा हिस्सा शिला का है और आधा हिस्सा हाथी के अग्रभाग का है नहीं। इससे पता चलता है कि हाथी चट्टान चीज का निकल रहा है, तो वो भी शिला को तराश करके शिला को ही हाथी का रूप दे दिया गया और आधी शिला ऐसे ही छोड़ दी गई। ये भी हो गया। सप्तरथ पैगोडा, जो महाबलीपुरम के हमने 7 रथ मंदिरों को देखा, वहां पर भी डायरेक्ट शिलाओं को काट करके मंदिर का रूप दे दिया गया। तो 3 तो ऊपर के हो गए आपके एकात्मक यानी कि मोनोलिथिक जिसको बोलते हैं, मोनोलिथिक। मोनो का मतलब होता है मोनोलिथिक, तो लिथिक माने तो होता है पत्थर, लिथिक माने क्या होता है, पत्थर। मोनो माने एक बड़ा सा टुकड़ा कह सकते हैं, बड़ा सा टुकड़ा या बड़े से टुकड़े, बड़े से
टुकड़े, है नहीं? तो बड़े से पत्थर के टुकड़े को काट करके अगर कोई चीज बनाई जाती है तो उसको एकास्मक बोलते हैं या उसको मोनोलिथिक कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, तो इनमें से देवगढ़ का जो मंदिर है ये एकास्मक नहीं है, बाकी ऊपर की 3 चीजें आपकी एकास्मक हैं, ये ध्यान कर लेंगे। 76 का राइट आंसर क्या लगाएंगे? डी। आगे आइए 77 देखते हैं, गुप्त वंश के राजा किस धर्म के उपासक थे? तो राजा तो ये वैष्णव धर्म के उपासक थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इन्होंने बौद्ध धर्म, जैन धर्म, जितने भी धर्म थे सबको इन्होंने मान्यता दी, सबका सम्मान किया। और स्वर्णकाल मुगल में भी स्वर्णकाल की जो हमने अच्छे दौर को जब देखा तो उसमें अकबर जहांगीर का जो दौर था सबसे अच्छा माना गया, इसलिए मुगल काल को भी स्वर्णकाल स्वर्णकाल कहा जाता है, दूसरा स्वर्णकाल का युग कहा जाता है। ऐसे ही गुप्त काल को पहला भारतीय स्वर्ण युग के नाम से संबोधित किया जाता है। ठीक है, नाम से संबोधित किया जाता है, के नाम से सजाता है। ठीक है, क्योंकि गुप्त राजाओं ने भी वैष्णव धर्म को तो उन्होंने मुख्य अपना राजकीय धर्म मानते थे, लेकिन शैव धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो या जैन धर्म हो, इन सब को उन्होंने बराबर की मान्यताएं दी। अगर बौद्ध धर्म से संबंधित आपको देखना हो तो अजंता चले जाइए, जैन धर्म से संबंधित आपको देखना है तो उदयगिरि की गुफाओं को देख लीजिए, उसमें हिंदू धर्म की 19 है और एक आपकी जैन धर्म की टोटल 20 गुफाएं हैं। तो कहीं ना कहीं जैन धर्म को उन्होंने मान्यता दी, उसका सम्मान किया। और वैष्णव धर्म को भी, वैष्णव धर्म तो उनका मुख्य था, भाई हम अपना मुख्य राजकीय धर्म क्या है? वैष्णव धर्म है, लेकिन हम अन्य लोगों को भी क्या करेंगे? क्या करेंगे? उसका सम्मान करेंगे, उसका सम्मान देंगे। ठीक है, तो वो यही दौर था, यही चीजें थी वहां पे। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो वैष्णव धर्म या विष्णु को वो मानते थे, बाकी सभी धर्मों का उन्होंने सम्मान किया, जिस वजह से मुझे लगता है ऐसा कि अगर इस प्रकार की सद्भावना या ऐसे सम्मान अगर होगा तो कहीं ना कहीं हमारा देश एक बार फिर से स्वर्ण काल की स्थिति पे चलेगा, जिसको हम विश्वगुरु कहते हैं। तो विश्वगुरु ऐसे बनेगा, वैसे नहीं बनेगा। 78 नंबर प्रश्न क्या है? वह कला शैली जो विदेशी कला का द्योतक है। इनमें से एक ऐसी कला शैली आपको पहचाननी है जो विदेशी कला का द्योतक है। द्योतक का मतलब है प्रतीक है, या उसको हम कह सकते हैं उसमें कुछ ऐसे लक्षण हो जो विदेशी आर्ट से संबंधित हो या कुछ ऐसा है। ठीक है, तो गांधार शैली में भी ग्रीक कला का प्रभाव हम देखते हैं, कंपनी शैली ये तो विदेशी शैली आप विषय भारतीय थे, बाकी टेक्निक आपकी विदेशी थी। ऊपर वाले में भी है, मुगल शैली में भी, मुगल शैली की शुरुआत तो ईरानी शैली से और इन सब प्रभाव से युक्त होकर के होती है नहीं? तो अगर विदेशी के तौर पे इस प्रश्न पे देखा जाए तो मेरे हिसाब से तो इसमें सभी होना चाहिए। ठीक है, विदेशी कला शैली का द्योतक है, लेकिन ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं भ्रम पैदा कर रहा है। लेकिन कंपनी शैली को पूर्ण रूप से विदेशी कला शैली के रूप में देखा जाता है। ठीक है, मुझे लगता है कि इसमें कंपनी शैली हमें ठीक करना चाहिए। ठीक है, तो आप फिलहाल ये कंपनी शैली वाला ठीक कर लीजिए। है इसमें भी विदेशी तत्व आए, ठीक है, विदेशी तत्व इसमें भी आए, इसमें भी विदेशी तो छाए रह गए जो कि टाइम पीरियड में हमें खूब देखने को मिला। इसमें मुगल शैली के आरंभ में ईरानी शैली का इफेक्ट हम देखते हैं, और अकबर के काल में ही ईरानी शैली का प्रभाव धीरे धीरे खत्म होने लगता है। ठीक है, ऐसा माना जाता है। गांधार शैली में भी हाल वही हुआ। गांधार शैली में स्टार्टिंग में ग्रीक आर्ट का कंपनी शैली तो पूर्ण रूप से पूरी वेस्टर्न विदेशी यानी कि इंग्लैंड वाला सबसे ज्यादा उन्हीं का। फिलहाल इसी वजह से मुझे इस समय जो याद समझ में आ रहा है, जो तर्क है इसका, वो बी होना चाहिए कि कंपनी शैली पूर्ण रूप से विदेशी कला की द्योतक है। ठीक है, तो फिलहाल आप इसका ये वाला ठीक करेंगे, बी वाला। ठीक है, 79 नंबर देखते हैं, धौली की प्रसिद्ध एकात्मक शिला में क्या दिखाया गया? जो धौली की चट्टान वाला था, अभी ऊपर आपने ऑप्शन देखा, संपूर्ण हाथी की प्रतिमा, हाथी का अग्रभाग, हाथी का पृष्ठभाग या हाथी का परिवार। तो जो धौली का चट्टान वाली मूर्ति अगर आपने कहीं देखी होगी तो उसमें हाथी का क्या दिखाएगा? पूरा हाथी दिखाया गया है, या हाथी का आगे का हिस्सा दिखाया गया है, पीछे का हिस्सा दिखाया गया, या हाथी और उसका पूरा परिवार दिखाया गया है? ये क्वेश्चन कर रहा है आपसे। तो अगर आप प्रतिमा को देखे होंगे,
ठीक है, तो हाथी का अग्रभाग दिखाया गया है। क्या दिखाया गया? हाथी का अग्रभाग दिखाया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हम ठीक कर लेंगे? बी वाला, हाथी का अग्रभाग दिखाया गया। आइए, कोणार्क मंदिर के एक पहिए में कुल कितनी तीलियां हैं? तो तीलियां कितनी है? 8। 8 तीलियां हैं कोणार्क मंदिर के एक पहिए में। 12 जोड़ी पहिए हैं, टोटल 24 पहिए हैं। ठीक है, और एक पहिए में 8 तीलियां हैं। 8 तीलियां हैं जो 8 पहर की द्योतक हैं। 8 पहर जो आपके प्राचीन समय में जो पहर की बात की जाती है, दोपहर है नहीं, फिर शाम वाला, सुबह, इस प्रकार से 8 पहरों की जो बात की जाती है। ठीक है, तो 8 पहरों की प्रतीक है वो 8 तीलियां। ये ध्यान कर लेना, 80 का बी ठीक कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? इनमें किस स्तूप की मूर्ति कला? जी सर ये आगरा वाला बता दीजिएगा। बताए तो बेटा, धौली की जो प्रसिद्ध एकास्मक शिला है उसमें क्या दिखाया गया है? तो हाथी का अग्रभाग उकेरा गया है, केवल उसका सिर दिखाया गया है और सूंड दिखाई गई है, दो पैर आगे के दिखाए गए हैं। पीछे का हिस्सा चट्टाने जैसा है, उसके बाद उसको उकेरा नहीं गया है, केवल आगे का हिस्सा तराश दिया गया है, बाकी शिला को ऐसे छोड़ दिया गया है। तो हाथी का अग्रभाग। ठीक, जी सर। हाँ ठीक है। आइए 81 नंबर प्रश्न देखते हैं। इनमें किस स्तूप की मूर्तिकला अधिक जीवंत प्रतीत होती है? अधिक जीवंत का मतलब क्या है? कि जिसमें आकार हो, मतलब आकार तो लगभग हर स्तूप की मूर्तिकला में, धम्मेख वाले में कोई खास मूर्तियां आपको देखने को मिलती है, लेकिन सांची, भरहुत और अमरावती में मूर्तियां हैं। तो सांची और भरहुत में उतनी जीवंतता नहीं है। जीवंतता का मतलब है त्रियामी जब होगा या कुछ इस प्रकार की हाई रिलीफ से संबंधित जब कुछ होगा तो उसमें जीवंतता या वो इस प्रकार से ज्यादा दिखेंगी। तो आप जानते हैं कि अमरावती के स्तूप में हाई रिलीफ से संबंधित मूर्तियां हैं जो अधिक जीवंत और अधिक उभारदार होने से अधिक जीवंत प्रतीत होती हैं, है नहीं? तो सी वाला ठीक करेंगे, 81 का सी। 82 है कि भारतीय कला इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो दो काल हैं, गुप्त काल और मुगल काल। मैंने अभी आपको पहले बताया, प्रथम गुप्त काल और दूसरा मुगल काल। पहली बार भारत का स्वर्ण काल गुप्त काल में देखने को मिला, गुप्त राजाओं के समय में, और दूसरा मुगल राजाओं के समय, है नहीं? तो अगर इस प्रकार का प्रश्न है और इस प्रकार का विकल्प है कि अब दोनों में से क्या चुने, तो नंबर 1 पे आप गुप्त काल को रखते हैं। गुप्त काल भारतीय कला इतिहास का पहला स्वर्ण काल माना जाता है, तो पहले गुप्त काल को वरीयता देंगे, फिर उसके बाद आप मुगल काल को देंगे। ये ध्यान रखेंगे इतनी बात। आइए, और जब कला की बात कही जाती है कि भारतीय कला इतिहास में स्वर्णकाल, तो इसका मतलब ये है कि गुप्त काल में हर प्रकार से चीजें देखने को मिली, चाहे वो संगीत कला वाला हो। भाई समुद्रगुप्त वीणा का बहुत प्रेमी शासक हुआ, तो उसको संगीत से बड़ा लगाव था, तो संगीत कला का डेवलप हुआ। फिर स्थापत्य का डेवलप गुप्त काल में देखने को मिला। चित्रकला भी आपको जनता में देखने को मिलती है गुप्त काल, राजाओं के समय 16 और 17 में, है नहीं? और मूर्ति कला भी गुप्त काल में हमें देखने को मिलती है। जबकि यही चीज मुगल के काल में संगीत कला का तो तानसेन और ये सब लोग थे, ठीक, संगीत कला का जिक्र हो गया, चित्रकला का भी उनके वहां स्वर्णकाल हो गया, स्थापत्य कला का भी अच्छा था, लेकिन मूर्ति कला के प्रमाण आपको मुगल काल में नहीं मिलते हैं। तो इस वजह से गुप्त काल को वरीयता पहले दी जाती है जब कला करके पूछे, और मुगल काल को बाद में दी जाती है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपसे इस तरह से करता है कि निम्नलिखित में से मुगल काल में किन कलाओं का स्वर्णकाल हुआ? स्थापत्य कला, चित्रकला, स्थापत्य कला, मूर्ति कला, स्थापत्य, या कुछ और कह दे आपसे, या कुछ और ऑप्शन बना दे। ठीक है, तो स्थापत्य और चित्रकला का मुगल काल में स्वर्णकाल हमें मुख्य रूप से देखने को मिलता है। इस तरह से भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है 83। मथुरा किन राज्य वंश की कला का केंद्र रहा? तो मथुरा जो जगह थी, जो मथुरा उत्तर प्रदेश के तहत एक जिला है, यहाँ पर किन किन राजाओं का वहां पर हमें देखने को मिलता है, किन किन राजाओं का, यानी कि मथुरा जो है वहां पर हमें किस किस वंश की कला के प्रमाण देखने को मिलते हैं? तो तीनों के मिलते हैं। अभी तक आप केवल कुषाण और गुप्त जानते होंगे। कुषाण काल के तहत वहां से 2 टीले हैं, कटरा टीला और कंकाली टीला। गुप्त काल के तहत जमालपुर टीला है मथुरा में, वहां से मथुरा से गुप्तकालीन मूर्तियां मिलती हैं बुद्ध की। और बाकी 2 स्थान हमने आपको मथुरा में बताया, कटरा और कंकाली, ये कुषाण काल के हैं। लेकिन शुंग वंश की मूर्तियां भी मथुरा में बनी।
ठीक है, तो सभी के तहत है, ये ध्यान कर लेना सभी। 84 नंबर प्रश्न है कि किस वंश की कला में एक विशेष प्रकार की चमकयुक्त पालिश देखने को मिलती थी। तो आप जानते हैं कि मौर्य वंश में जो प्रतिमाएं या स्तंभ या मूर्तियां जो भी बनी, उस पे एक चमकदार पालिश का जो देखा गया, मूर्तियों और स्तंभों पर जो एक चमकदार पालिश हमें देखने को मिलती है, इस प्रकार की चमकदार पालिश, इसको हम ओप कहते हैं। ठीक, ओप दो प्रकार की होती है, पारदर्शी और अपारदर्शी, दो तरह की। तो मौर्य काल में जो ओप चढ़ाई गई वो अपारदर्शी थी, है नी। तो ये ध्यान रखना कि ओपदार पालिश या चमकदार युक्त पालिश का प्रयोग किस वंश की मूर्तियों में या कलाकृतियों में हमें देखने को मिलता है, तो वो मौर्य वंश वाले में। तो राइट आंसर क्या निकल के आपका मौर्य वंश। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 85 देखते हैं। सर्वाधिक माध्यम की आवश्यकता किस कला में होती है? चित्रकला में, मूर्तिकला में, स्थापत्य कला में या नृत्य कला में? तो हम सब जानते हैं कि सर्वाधिक माध्यम, माध्यम का मतलब है कि जिनकी वजह से या जिसकी सहायता से आपकी कला निखर के आए, है नी। तो चित्रकला में माध्यम तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक कलाकृत को बनाने में किसी एक माध्यम का उपयोग करते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2-3 कर लेंगे भाई, ऑयल और एक्रेलिक, इस तरह से इस्तेमाल। कुछ कलाकार आजकल के समय में, कुछ कलाकार कई सारे माध्यमों, एक ही चित्र में कई सारे माध्यमों को अपनाते हुए काम करते हैं, चाहे वो मूर्तियां हो। जैसे जब कहा जाए कि मिश्रित माध्यम में, तो मिश्रित माध्यम का मतलब है कई सारे माध्यम लगते हैं, है नी। कोई मूर्ति कह रहे मिश्रित, जैसे आप धनराज भगत की जो मूर्तियां पढ़ते हैं, उनकी अधिकतर मूर्तियों में कोई एक माध्यम का इस्तेमाल नहीं किया गया मूर्ति बनाने में। प्लास्टर, कहीं प्लास्टर के साथ लोहा, सीमेंट, वेल्डिंग, कॉपर, तीन एक ही मूर्तियों में 3 चीजों का इस्तेमाल कर लिया जाता है, ठीक है, 3 चीजों का। तो इसी प्रकार से सबसे मिश्रित वाली जो कला है आपकी स्थापत्य कला है, इसलिए इसको निम्न कला के रूप में भी देखा जाता है। सबसे ज्यादा माध्यम या सबसे ज्यादा जरूरतों इस स्थापत्य कला यानी कि भवन बनाने में सबसे ज्यादा माध्यम हमें भवन निर्माण कला में आवश्यकता लगती है नी। तो ये ध्यान रखना, स्थापत्य कला में सर्वाधिक माध्यम की आवश्यकता होती है। प्रश्न संख्या 86 क्या कहती है? पहली बार कला शब्द किस ग्रंथ में देखा गया? कह रहा है कि कला शब्द किस ग्रंथ में देखा गया। कला के लिए कला शब्द का प्रयोग की बात नहीं कह रहा है, पहली बार कला शब्द किस ग्रंथ में देखा गया, तो ऋग्वेद में देखा गया। कला के लिए कला शब्द का प्रयोग हमें नाट्यशास्त्र में देखने को मिलता है, या कला शब्द का वास्तविक प्रयोग, कला जो शब्द है ऋग्वेद में पहली बार आया, लेकिन वहां पर किस परिप्रेक्ष्य में आया, है नहीं, किस परिप्रेक्ष्य में आया, किस संदर्भ में आया, इसकी चर्चा नहीं है। लेकिन नाट्यशास्त्र में कला शब्द का जो इस्तेमाल किया गया वो किस लिए आया, कैसे आया, किस कारण आया, उसका क्या मतलब है, वो सारी चर्चा की गई। लेकिन ऋग्वेद में पहली बार कला शब्द का उल्लेख देखने को मिला। इस वजह से आपसे कह भी रहा कि पहली बार कला शब्द किस ग्रंथ में देखा गया, तो पहली बार कला शब्द ऋग्वेद में देखा गया। ये आपका राइट आंसर है। कला के लिए कला शब्द का वास्तविक प्रयोग किस ग्रंथ में है? कला के लिए कला शब्द का पहली बार प्रयोग किस ग्रंथ में देखने को मिला, तो नाट्यशास्त्र में देखने को मिला। यहाँ पर कह रहा है कि कला शब्द पहली बार किस ग्रंथ में आया, तो ऋग्वेद में आया। ये ध्यान कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इनमें से भारतीय कला इतिहास का प्रथम वास्तुकार माना जाता है। महागोविंद बीवी दोषी कह रहा है कि कला इतिहास में, पुराणों में नहीं, कला इतिहास में, ठीक है, कला इतिहास में पहला प्रथम वास्तुकार माना जाता है। पौराणिक रूप से अगर आपसे कहते या शास्त्रों में कहता या पौराणिक ग्रंथों में कहता कि इस प्रकार से पौराणिक ग्रंथों में, है नहीं, या पौराणिक रूप से वास्तुकार कौन है, तो वो आपका विश्वकर्मा जो भगवान माने जाते हैं उनको कह लेते हैं। लेकिन महागोविंद नामक जो व्यक्ति था, जिसने प्राक मौर्य काल के तहत, महागोविंद, है नहीं, उसने जो आपका क्या था, राजप्रसाद, है नहीं, मौर्य वंश, प्राक मौर्य काल में नहीं, मौर्य वंश में जो राजप्रसाद बनाया गया था, जिसका वास्तुकार महागोविंद था, है नहीं, तो वो ध्यान रखना। भारतीय कला इतिहास का प्रथम वास्तुकार माना। पौराणिक रूप से अगर आपसे पूछता है कि भारतीय पुराणों में या ग्रंथों में इस तरह से, तब आप विश्वकर्मा को लगा लेते। इस स्थिति में कला इतिहास में प्रथम वास्तुकार माना जाता है तो महागोविंद माना जाता है। ये ध्यान कर लेना। प्रश्न संख्या 88 देखते हैं। साइक्लोपियन वाल के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? तो साइक्लोपियन वाल
है नी, राजगिरी, बुलंदी बाग का जो मामला था वहां पर राजगिरी बिहार में हमें देखने को मिलता है। तो 88 का राइट आंसर क्या है? बिहार। क्या है? बिहार में। ठीक है। 89 है कि इनमें से किस एक जगह सूर्य मंदिर है? तो दिलवारा में जैन मंदिर है, कोटा में आपके परमारकालीन मंदिर हमें देखने को मिलते हैं, कोटा के बरौली में शायद, हाँ बरौली में। पटना में कोई सूर्य मंदिर है नहीं, है नहीं। लड़कपुर जो सूर्य मंदिर है राजस्थान में, लड़कपुर का जो सूर्य मंदिर है वो फेमस है। तो इनमें से लड़कपुर में हम, रनकपुर कह लें या लड़कपुर कह लें, एक ही बात है, पे हम सूर्य मंदिर देखने को पाते हैं। प्रश्न संख्या 90 क्या कहता है? केसरिया स्तूप कहा जाता है कि ये सबसे बड़ा स्तूप है, भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। ठीक है, केसरिया स्तूप जो कि बिहार में है, इसको याद कर लेना। ठीक है, केसरिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है हमारा। नटराज शिव की तांडव नृत्य की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? ठीक है, या कहाँ से प्राप्त हुई थी, जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं। तो ये बृहदेश्वर मंदिर से प्राप्त होती है, जो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है, जो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है तंजौर का। ठीक है, और चोल राजाओं के समय में बनाया गया, चोल राजाओं के समय। तो चोल राजाओं में कौन सा राजा था? राजराज प्रथम, राजराज फर्स्ट जो था, उसके समय में ये मंदिर बन के तैयार हुआ। उस मंदिर में जो नटराज शिव तांडव की मूर्ति है वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रतिमा मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा 92। शेषाशायी, विष्णु, अहिल्या उद्धार, नर नारायण व गजेंद्र मोक्षतम की प्रतिमाएं किस युग की हैं? तो चाहे किस युग की पूछे, पहले तो ये जान लीजिए कि ये प्रतिमाएं कहाँ से संबंधित हैं। तो ये देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, देवगढ़ का दशावतार जो मंदिर है, दशावतार, उससे संबंधित है। और ये मंदिर किस काल का है? तो ये गुप्त काल का है। तो राइट आंसर क्या निकल के आता है हमारा? सी। ये जो मूर्तियां हैं, ये देवगढ़ मंदिर के जो दशावतार मंदिर है उसके 3 फलक जो दीवारों के हैं, ठीक है, उन 3 फलकों पे ये मूर्तियां उत्कीर्ण की गई हैं। इनमें से 3 शेषाशायी, विष्णु, नर नारायण और गजेंद्र मोक्षतम काफी विशाल मूर्तियां हैं जो मंदिर की दीवार में उभारदार बनाई गई हैं या मंदिर की दीवारों से जुड़ी हुई हैं। तो ये ध्यान रख लेना। तो हमारा 92 का सही क्या हो गया था? सी। तो सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर सही होता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या रहेगा? चोल काल में किस धातु की सर्वाधिक मूर्तियां बनाई गई? तो चोल काल में जो अधिकांश मूर्तियां हमें देखने को मिलती हैं, जो छोटे आकार की मूर्तियां थी, उनके लिए कांसा धातु का इस्तेमाल किया गया है। ब्रांज कह सकते हैं, कांसा कह सकते हैं, जो ही आप कहना चाहें कह सकते हैं। तो कांसे धातु की मूर्तियां सर्वाधिक चोल काल में बनाई गई। नेक्स्ट प्रश्न आता है, गंगई कोट चोलापुरम का शिव मंदिर किस राजा ने बनवाया था? राजराज प्रथम का तो आपने ऊपर जान लिया कि जो बृहदेश्वर मंदिर था वो उसके निर्माता थे। राजा गंगराज, ये गंग वंश के हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। और चामुंड जो आपके चामुंडा राय थे, जिन्होंने गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति का निर्माण सामर बेलगोला में करवाया था, जिसकी हाइट 57 फीट है। ठीक है, उनके मंत्री थे, या ये राजा थे और वो मंत्री थे, है नहीं। तो वो उनके टाइम पीरियड का मामला है। राजेंद्र चोल प्रथम, इसका जो राइट आंसर है, गंगईकोट चोलापुरम का जो शिव मंदिर है, तो चोल वंश के राजा जो राजेंद्र चोल फर्स्ट हैं, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है 95। कोणार्क के मंदिर में किस देवता की प्रतिमा स्थापित है? तो कोणार्क के मंदिर में भगवान सूर्य की प्रतिमा स्थापित है, ये ध्यान रख लेना। और ऐसे ही मिलता जुलता क्वेश्चन एक बार एनवीएस के एग्जाम में पूछा गया, उसमें सूर्य ना दे करके उसने रवि दे दिया था। तो हो सकता है नेक्स्ट जब ऑप्शन आपको दे तो सूर्य के जो भी पर्यायवाची हैं उनको याद कर लीजिएगा, शिव के जो भी पर्यायवाची हैं वो याद कर लीजिएगा। हो सकता है शिव नाम ना लिख करके दे, उनका पर्यायवाची लिख करके दे आपको, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, है नहीं। तो ध्यान कर लीजिएगा इस बात का भी थोड़ा सा। प्रश्न संख्या 46 हमारी 96 आती है। प्रश्न है कि दिल्ली की किल्ली कहे जाने वाले लौह स्तंभ का निर्माण किसने किया था? धातु विज्ञान का भारत में सबसे श्रेष्ठ नमूना, सबसे प्राचीन नमूना, या एक विश्वजनक एक विश्व स्तर पे, है नहीं, धातु विज्ञान का लोहा मनवाने वाले भारतीय वैज्ञानिक जो उस समय गुप्त काल में रहे होंगे। जंग नहीं लगी है, आज भी इस लौह स्तंभ में जंग का कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं है, और खुले प्रांगण में एकदम स्थापित लौह स्तंभ है। ध्यान रखिएगा, इसमें जंग नहीं। तो धातु विज्ञान का भारत में सबसे महत्वपूर्ण जो उदाहरण है वो है दिल्ली के मेहरौली स्तंभ, या जो मेहरौली गांव है जहाँ पे कुतुब कॉम्प्लेक्स है नहीं, जहाँ पे कुतुब मीनार है, अलाई दरवाजा है, सॉरी, अलाई
दरवाजा है, कुतुब मीनार है, उसी कॉम्प्लेक्स में या उसी जगह पे ये स्तंभ लगा हुआ है। तो ये किस काल का है? ये गुप्त वंश का है, या गुप्त काल के तहत इसका निर्माण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के द्वारा इसका निर्माण हुआ, यह ध्यान रखना। प्रश्न संख्या 97 है कि गुप्तकालीन गोवर्धनधारी कृष्ण की प्रतिमा कहाँ से मिलती है? तो गुप्तकालीन गोवर्धनधारी कृष्ण की प्रतिमा कहाँ से मिलती है? तो ये काशी टीले से मिलती है। ठीक है, काशी टीले से मिलती है और भारत कला भवन वाराणसी में सुरक्षित है, यह ध्यान रखिएगा। गुप्तकालीन। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है हमारा, देखिए, कुर्कीहार टीले से प्राप्त हुई धातु मूर्तियां किस युग की हैं? तो कुर्कीहार जो टीला है या जगह है, ये पाल वंश की एक स्थल है। पाल वंश के तहत मूर्तिकला का एक केंद्र माना जाता है कुर्कीहार, जहां से महात्मा बुद्ध की अलंकरण युक्त मूर्तियां, धातु मूर्तियां हमें प्राप्त होती हैं। तो ये पाल काल का है, या पाल वंश के तहत कुर्कीहार नामक जो जगह है, पाल वंश शासकों के समय मूर्तिकला का एक प्रधान केंद्र के तौर पर उसको देखा जाता था। ठीक है, एक तो प्रश्न आपका ये हो गया। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, भारत का सबसे प्रसिद्ध 64 योगिनी मंदिर किस प्रदेश में है? तो भारत का सबसे प्रसिद्ध 64 योगिनी मंदिर मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में, जैसा कि मैंने आपको बताया है ऊपर, कि मध्य प्रदेश में 2 जनपद हैं जहां पर 64 योगिनी मंदिर नाम से जाने जाते हैं। इनमें से सबसे अच्छा 64 योगिनी मंदिर मुरैना जनपद के मितावली नामक गांव में जो 64 योगिनी मंदिर है, वो वास्तविक में 64 योगिनी मंदिर कहा जाता है। उसके पश्चात मध्य प्रदेश के मध्यपुर जिले में भेड़ाघाट नामक स्थल पे जो 64 योगिनी मंदिर है, ठीक है, वो भी अच्छा मंदिर है। ठीक, लेकिन उसको 64 योगिनी मंदिर कहा जाता है, जबकि उसमें 81 योगिनियों की मूर्तियां या 81 कक्ष बनाए गए हैं। और उसके वृत्ताकार मंदिर योजना के भीतर भगवान शिव से संबंधित मंदिर है, जो आयताकार पद्धति पर बनाया गया है। तो मध्य प्रदेश में सबसे प्रसिद्ध 64 योगिनी मंदिर हमें देखने को मिलता है। मौर्यकालीन स्तंभ को बनाने में प्रयुक्त क्या हुआ? संगमरमर, उच्च स्तर का बलुआ पत्थर, चूना पत्थर या लाल पत्थर? तो उच्च स्तर का बलुआ पत्थर हमें मौर्यकालीन कला में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपके जो 100 महत्वपूर्ण स्थापत्य का जो पार्ट फर्स्ट आपको दे दिए थे हम, उसी का ये दूसरा पार्ट है। और ये 50 महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप सभी से उम्मीद है, आप सभी से आशा है कि आपको जो कक्षाएं भेजी जा रही हैं, ठीक है, जो आपको चीजें उपलब्ध कराई जा रही हैं, आप उससे संतुष्ट होंगे। और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को बताएं, अपने मित्रों को बताएं, अपने मित्रों के पास वीडियो शेयर करें, ताकि वो लोग भी देखें और इससे लाभान्वित हों। ठीक है, तो आप सभी का, जो लोग वीडियो को लगातार देख रहे हैं यूट्यूब पे, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, और जो भी अपनी बातें उनको रखनी है, जो भी प्रश्न उनके मन में है वो रख रहे हैं, तो आप लोग भी, जो लोग वीडियो देखें, जो नए लोग हों, अगर कोई पॉइंट, कोई प्रश्न आपके समझ में ना आया हो, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न डालें। और एक खास बात ये भी आपसे कहनी थी कि जिस प्रश्न पे आपको डाउट हुआ करे, तो उस प्रश्न का क्वेश्चन नंबर डाल करके तब अपनी बात रखें कि इस नंबर प्रश्न में ये बात मुझे समझ में नहीं आई है, तो मैं उसका आपको उस तरह से जवाब दे सकूं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखें और इसी तरह से अपनी क्लासेस देखते रहें। ठीक है, आप लोगों की तैयारी अच्छी रहेगी और आगे हम जो आपके पेपर हो चुके हैं टीजीटी पीजीटी के, वो भी आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।